अब बारी है हमारे हीरो डायमंड लीडर, न्यू ब्रांड डायमंड लीडर मिस्टर राजेश रंजन मिश्रा, प्लीज। एक व्यक्तिगत सूचना है, ये बच्चे की मम्मी कहीं खो गई है इसी भीड़ में, तो जिनका भी हो ये बच्चे यहाँ से ले जाएं। खड़े हो जाओ बेटा। काहे शांत हो गए? कैसे आप सारे लोग? ऊपर वाले भाई साहब, आपसे कोई नहीं पूछ रहा था, हम क्या जाते ही पहले आप ही से पूछेंगे। कैसे आप सारे लोग? एक बार जोर से बोले जो नीचे वाला को लगे कहीं छत न गिर जाए। कैसे आप सारे लोग? सुन लिए सर? आप लोग कैसे हैं? पहले से बेहतर। तो चलिए एक बार दमदार वाली ताली बजा के दिखाइए सारे लोग मिलके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस हॉल में उपस्थित हमारे ग्रेट मेंटर, कहा जाता है कि जिनके सुपरविजन में बिहार चलता है, हम सबों के आइडियल, हम सबों के कोच मिस्टर एंड मिसेस सत्येंद्र प्रसाद सर, उनका मैं चरण वंदन करता हूं, दोनों आदमी का, क्योंकि उन्हीं के वजह से बिजनेस बिहार में आया। न अविनाश सर को देते और न हम लोग आते, है ना। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस को लाने में बिहार में। उसके बाद फ्रंट की पंक्ति में हमारे बैठे हुए अविनाश सर, मिस्टर एंड मिसेस अविनाश सर दोनों आदमी, मिस्टर अमरेंद्र कुमार कर्ण सर दोनों आदमी पति पत्नी, और हमारे संजीव सर, सतीश सर और विजयपाल सर ने भी आशीर्वाद देके, विजयपाल सर भी गए हैं, है ना, राकेश सर, अजय पंडित सर, और हमारे ग्रेट पिता तुल्य चाचा जी और चाची जी मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर, और हमारे आंटी मीनू मिश्रा जी, और उन्हीं के बगल में बैठे हुए हमारे अपलाइन, है ना, मिस्टर एंड मिसेज अनिल पासवान सर, थैंक यू। बगल में बैठे हुए मिस्टर अमर कुमार महतो सर, मिस्टर एंड मिसेज, आप तमाम साथी लोग को आज इस हॉल में जितने भी लोग आए हुए हैं सब लोग को नमस्कार, और जितने भी ग्रेट मेंटर जिनका मैं नाम लिया हूं सभी लोग को चरण वंदन मेरी तरफ से नमस्कार। जीवन में कहा, थैंक यू, जीवन में कहा जाता है कि जो चीज के बारे में आप परिकल्पना करते हैं, जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं, और जिस चीज के बारे में जैसा बनना चाहते हैं, जिस दिन से आप सोचना चालू कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसी रूप में इंसान एक न एक दिन परिणत जरूर होता है। क्योंकि कहा जाता है कि सर लोग कहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह में बताते हैं कि जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपका सकारात्मक सोच होगा, बिजनेस भी आपका वैसा ही होगा और मनुष्य भी वैसा ही बनता है। तो आज हमारे यहां पर मम्मी पापा बैठे हुए और मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं, दोनों आदमी। एक कहा जाता है कि और हमारे रिलेशन में हमारी वाइफ की सिस्टर लोग बैठी हुए हैं। जीवन में कहा जाता है कि किसान परिवार के घर में हमारा जन्म हुआ। हमारे मम्मी पापा को देखें आप, बहुत सारे लोग को हम बताते हैं कि मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी हैं और बहुत मतलब ऊंचा सुनते हैं वो, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन
उनके उन्हीं के खून से ये शरीर का पदार्पण हुआ और अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उस माँ बाप के कोख से मैं जन्म लिया और आज इस लेवल को पहुँचा हूँ। बिल्कुल उनका आशीर्वाद है, साक्षात मेरे भगवान मेरे सामने में। आज आप लोग बड़े बड़े सपने लेके लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। मैं अपना परिचय जरूर बताऊंगा आप लोग को, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा सोच के जो लाइन आपको पकड़ के यहां पर लाया होगा कि चलो डायमंड बनते हो दिखाना है तुमको, देखने के लिए जाओगे तो तुम भी एक डायमंड बनने का एक संकल्प लेके आओगे। वहां ऐसा होता है वैसा होता है। और यहां पर आने के बाद आपको यहां पर आने के बाद बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम संकल्प तो लिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग के पास अविश्वास अभी भी जमा होगा कि ऐसा सच है क्या। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि मैं किस परिवार का था, कैसे जीवन को जीता था और कैसे सिस्टम को पकड़ के, अपने अपलाइन को पकड़ के इस बिजनेस में डायमंड तक पहुंचा हूं, कैसे पहुंचा हूं। मेरा नाम राजेश संजय मिश्रा हुआ और मेरा जन्मभूमि वैशाली जिले के बाजितपुर गांव में हुआ। जन्म तो मैं लिया वैशाली जिले में, लेकिन कर्मभूमि हमारी समस्तीपुर। और जैसा कि हर माँ बाप और हर बच्चे ये जीवन में चाहते हैं, माँ बाप भी यही चाहते हैं और बच्चे भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करे। यस या नो? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस या नो? चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी को प्राप्त करे। मेरे पापा किसान थे और मेरे चाचा चाची जी यहाँ बैठे हुए, चाचा बैठे हुए हैं। हमारा परिवार जो कहेंगे बहुत बड़ा परिवार था, बहुत रईस परिवार के थे, ऐसा कुछ था नहीं। आज से ठीक 25 साल पीछे जाते हैं तो बहुत बड़े स्ट्रगल का दौर था हमारे परिवार में। एक हमारे घर में मेरे दादाजी नौकरी किया करते थे, वो भी रिटायर कर गए थे। और सब लोग, मैं खुद 4 भाई और मेरे पापा किसान, और नरेश सर भी उस समय नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आज से 25 साल पीछे जाया जाए तो। और एक दादाजी को हमारा पेंशन मिलता था और उसी पेंशन पे पूरा परिवार रहा करता था 25 साल पहले। मेरे पापा खेती किया करते थे, हम लोग को कैसे पढ़ाते थे हमारा दिल जानता था। जैसे तैसे करके वो पढ़ाए और पढ़ाने के बाद हर हमेशा वो चाहते थे कि जल्दी से मेरे बेटे लोग को किसी को नौकरी लग जाए, जो थोड़ा सा मेरे शरीर का वजन कम करेगा और कुछ अपने परिवार का लोड उठाएगा। चाहते कि नहीं चाहते हर माँ बाप? वैसे हमारे भी पापा चाहते थे। लेकिन हमारी चाहत कुछ स्टूडेंट लाइफ में कुछ अलग थी। हम चाहते थे जीवन में कि जो नॉर्मल नौकरी जो करता है लोग, उस नौकरी को नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब 2000 में जब बीसीए करने का डिसीजन लिए, मेरे चाचा जी समस्तीपुर में किराना का दुकान खोले हुए थे। ये देखिए कि राजेश बाजितपुर में रह के, गांव में रह के पढ़ाई क्या करेगा, ये अपने साथ समस्तीपुर ले आए। और आपको बता दे, इनके साथ मैं दुकान पर भी समय बिताता था। उसके बाद मुजफ्फरपुर डेली क्लास करने भी किया जाया करता था। तो मैंने बीसीए में दाखिला लिया। दाखिला बीसीए में क्यों लिया? क्योंकि सपना था कि कोट पैंट वाली नौकरी करेंगे, अपने पास कार होगा। और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे थे इसलिए क्योंकि जानते थे उस समय कंप्यूटर का क्रेज था, शुरुआती दौर की बात थी। और सोचे थे कि कंप्यूटर वाला ऑफिस, ऐसी ऑफिस मिलेगा, ऐसी कार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, परिवार के बीच रहेंगे। ये सब कुछ सपना लेके बीसीए कर ही रहे थे कि एक मित्र के बहकावे में आके मैंने मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज में 2003 के दिसंबर महीना इस सीआरपीएफ का एक 2 रुपए का कलमबाग चौक से फॉर्म खरीद के मैं भर दिया। फॉर्म 2 रुपए का खरीद के भर दिया। वो लड़का हमको बस एक ही बात बोला, अरे राजेश तुम फॉर्म भरने से क्यों कतराते हो? मैंने उसको एक बार मना किया कि देखो भाई, बीसीए कर रहे हैं, पापा बड़े तकलीफ से पैसा दे रहे हैं, हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की चाहत है, और तुम कहां ही हमको राइफल इंजीनियर बना रहा है। लेकिन वो लड़का हमको बोला कि राजेश तुमको क्या लगता है कि जो इंसान एक बार फॉर्म भरता है एक ही बार में नौकरी लग जाता है क्या उसको? बात तो सही बोला। वो बोला कि भर के देखते हैं दोनों भाई, यदि हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो जो नौकरी की तैयारी करेंगे हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। कुदरत का खेला देखिए। हमने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद सब कुछ प्रक्रिया हुआ। प्रक्रिया होने के बाद
जब पेपर में रिजल्ट आउट हुआ, जो लड़का जाना चाहता था उसका नाम नहीं आया, जो नहीं जाना चाहता था उसका नाम आ गया। मैं नहीं जाना चाहता था, मेरा नाम आ गया। अब कहा जाता है कि जब सरकारी नौकरी लग गई, इन्हीं लोगों ने धक्का मार के मुझे ज्वाइन करने के लिए भेज दिया। सब लोग, हम नौकरी का विरोध करते थे उस समय, हमें नहीं चाहते कि फौज की नौकरी में जाएंगे, क्योंकि गांव में लोग हमको ललबबुआ कहता था, जो कभी खेत में नहीं गया ज्यादा, बड़ी मुश्किल से पापा जी डांट मारते थे तो जाते थे। तो लोग कहते थे कि नौकरी के सरकारी नौकरी कर पाएगा, वो फौज की नौकरी, सीआरपीएफ की नौकरी। लोग बोलते थे कि हम बोले कि नहीं, हमसे नौकरी नहीं होगा। लेकिन ये सारे लोग समझा बुझा के, मेरे दादाजी तो यहां तक बोले कि देखो पोता, भगवान मिल जाते हैं जमाने में, लेकिन नौकरी नहीं मिलते है या ना। वो हमको समझाए। फिर लास्ट में हम सोचे कि पूरे परिवार का बात काट के कैसे रह सकते हैं घर पर। लास्ट में मैंने बैग उठाया और ग्रुप सेंटर मोकामा घाट में ज्वाइन करने के लिए चला गया। जाने के बाद जब वहां गया नौकरी, जब नौकरी करते हुए किसी तरीके से ट्रेनिंग से भी भागने के फिराक में था, मैं सच बता दूं तो जब ट्रेनिंग कर रहा था मैं, तो वहां से भी भागने के फिराक में था। यही मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर, जो मेरे चाचा जी हैं, मेरे से 9 महीना के ट्रेनिंग में 11 बार मेरे से दुर्गापुर मिलने के लिए गए थे कि कहीं नौकरी से भाग ना आवे। आज राज की बात खोल रहे हैं। 11 बार ये गए। मेरे कैंप का, हेडक्वार्टर का, ग्रुप सेंटर का लड़का लोग बोलता था, अरे तुम्हारे चाचा जितना क्यों आते हैं बार बार। मैं बोला कि हमें पता नहीं, उनको लगता है कि अभी भाग जाएंगे हम। जब ट्रेनिंग हुआ, पास आउट हो गए, होने के बाद जब हम सोच ले कि जब कष्ट काट ही लिए हैं, ट्रेनिंग कर ही लिए हैं, तब नौकरी का आनंद लेके देखते हैं। और नौकरी करना चालू किया। शुरू में ज्यादा पैसा तो मिलता नहीं था। जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो 6,600 रुपये तनख्वाह ही मिला था। उसके बाद धीमे धीमे जब एक प्रमोशन लिया और तनख्वाह जब बढ़ा, 2006 में नौकरी के नाम पर, मैं आपको सच बता दूं, मेरे पिताजी, मेरी माताराम भी यहीं पर हैं, है ना, एकदम लगातार लड़कियों का कतार लगाए हुए थे फोटो को छांटने में, है ना। क्योंकि मैं बताता हूं कि सरकारी नौकरी का इतना क्रेज बिहार में क्यों है, बस सब बात रोकड़ा का है। बेटी वाला कह दे, कोई चवन्नी नहीं देंगे सरकारी नौकरी वाला को, देखिएगा सब क्रेज खत्म हो जाएगा। बात सही बोले है या ना। मेरे मम्मी पापा भी लगातार 34 फोटो छांट दिए थे, 35वें फोटो में इनका सिलेक्शन हुआ है। 35वें फोटो में इनका सिलेक्शन हुआ। जब 34 छट गया, एक को देखने के लिए गया, वो भी पसंद नहीं आया, तो मैंने इनको लास्ट में बोल दिया, आप जिससे बोलोगे उससे शादी कर लेंगे, अब देखने नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि कैरेक्टर पे दाग लग जाता है। 34 को छांट दिए थे। मैंने बोला कि आप जिससे कह दोगे उससे कर लेंगे। लास्ट में आपको आज राज की बात बताता हूं। आजकल लड़का लोग लड़की को पहले देखने जाता है, लेकिन मेरी अर्धांगिनी को देखने मेरे चाचा जी और मेरे पापा गए थे। समझ रहे। तो कुछ ले दे के, बिहार में ओपन मत करवाइए, कुछ ले दे के हमारी शादी हो गई 2006 में। शादी होने के बाद बड़े अरमान के साथ इन लोगों ने अपनी बेटी का हाथ हमसे पकड़ाया था कि सरकारी नौकरी वाला दामाद किया हो। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे फादर इन लॉ और सासू माता नौकरी नहीं किया करती थी। इनके भाई साहब लोग सब सरकारी नौकरी में थे। इनके अंदर में भी चाहत था कि मैं तो नौकरी नहीं किया, लेकिन अपनी तीनों बेटी का शादी नौकरी वाला जरूर करूंगा। ये इनका अरमान था। तो सबसे पहला पड़ाव, मैं सबसे बड़ा था, सबसे मेरी बेटी थी। इन्होंने क्या किया, जैसे हुआ, ग्रामीण परिवार में रहा करते थे, समस्तीपुर में ही, वो शादी किया। शादी करने के बाद पता नहीं आज बोले या ना बोले, नहीं बोले हैं, लेकिन मैं आपको दिल की बात बताता हूं। हमारी सासू माता है, एक बार भी खुश नहीं थी कि मैं गलत लड़के से अपनी बेटी का शादी कर दिया, है ना। इनके मनोभाव को मैं जानता था। क्यों? क्योंकि मैं साल में 3 महीना घर आता था। 3 महीना आता था, 15 दिन तो झंझटे में खत्म हो जाता था, है ना, जो पति पत्नी में होता है ना। 15 दिन तो ऐसे ही खत्म हो जाता था। और जितनी परेशानियां जीवन में होता था, एक महिला को अकेले काटने में, बच्चों को स्कूल लेके जाओ, खुद लेके जाओ, बाजार से कुछ लाना है खुद अकेले लेके आओ। वो तो शुक्र मनाइए कि चाचा चाची जी हमारे समस्तीपुर में थे, जो हमारा थोड़ा सा बैकअप हमको मिलता था। लेकिन कहा जाता है कि जब 3 साल 4 साल शादी का हुआ, एक बेटी का जब आगमन घर में हुआ,
ते बार बार हमको कहने लगी कि आप एक काम कीजिए, इस नौकरी को छोड़िए और कोई दूसरा नौकरी का बात कीजिए, आप तलाश कीजिए। इस बीच में हमारी साली साहिबा यहां पर बैठी हुई है। आज मैं बताता हूं राज की बात। मेरे फादर इन लॉ फिर एक बार इनकी शादी बीएसएफ लड़के से करना चाह रहे थे। मैंने इनको एक बात बोला कि पापा जी आप फिर कौन गलत काम कर रहे हैं, एक को तो करके फंस गया सीआरपी वाले से, दूसरे का भी शादी बीएसएफ वाले से कर रहे हैं। तो बोले कि हम किससे करें, पैसा मेरे पास ज्यादा है क्या? आप चिंता मत कीजिए, हमसे बढ़िया परिवार में शादी होगा इनका। और फिर उसी नरेश सर की कृपा से इनकी भी शादी एक अच्छे परिवार में हुआ, जो हंसता खेलता परिवार है, हमसे बढ़िया परिवार। और शादी हुआ। उसके बाद से आपको बताते हैं, मैं खुद नौकरी करने वाला, लेकिन नौकरी करने का कोई व्यक्ति कहता था कि वर्दी वाला नौकरी से शादी कर रहे हैं अपने घर के बहू बेटी का। मेरा भाई लोग बहुत बार प्रयास किया कि भैया नौकरी लगा देते तो बड़ा अच्छा रहता। मैं बहुत बड़ा भर्ती बोर्ड में दरभंगा में आया था एक बार, मैं बोला कि नहीं कुछ भी कर लो धरती पर, लेकिन वर्दी वाला नौकरी मत करना। मैं विरोध था इस बात का, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैं खुद कर रहा था, खुद फंसा गया था कि करूं तो करूं क्या। एक मन में डर हमेशा सताता था कि नौकरी कर लिए हैं अब तो करना पड़ेगा, बच्चे हो गए, कर्ज लेके मकान बना लिए हैं, यदि नहीं करेंगे और बच्चे रोड पर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, कोई सवाल। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप सफल होते हैं तो आपके साथ पूरा परिवार पूरी दुनिया होता है, और जब आप असफल होते हैं आपके साथ कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। अरे अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, यस या नो? अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। जब लगातार मैं नौकरी कर रहा था, करते 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 एक बार मैं बीच में ट्राई किया। मैं आपको बताता हूं राज की बात, किन्हीं को किसी को पता नहीं था। एक बार बंगाल से दुर्गापुर चला गया प्राइवेट कंपनी में जॉब करने, नौकरी करते हुए, जो किसी तरीके से कोई और सब्स्टिट्यूट मिले जिस नौकरी से छुटकारा मिले। बहुत तो को नौकरी नहीं लगा होगा ना, उनको लग रहा होगा काश हमें मिल जाता, लगता है ना। जो कर रहे हैं उनसे पूछिए कैसे, जो मास्टर साहब अभी आए होंगे ना हॉल में, उनका नाम दे दिया इलेक्शन ट्रेनिंग में, उनका दांत कलेजा फट रहा होगा। सही बोल रहे ना भाई साहब, सही बोल रहे हैं ना? देखिए उनका हालत खराब होगा, इस हॉल में बैठे होंगे। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मिला है तो बड़ा मिलना चाहिए, और कुछ लोग को मिल गया है तो दूसरा विकल्प खोज रहे हैं। मैं भी 10 साल नौकरी का हो गया, नौकरी करते 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 समस्तीपुर में घर मकान बना के रहता था। मेरी वाइफ चाहती थी कि कोई और नौकरी को करे, लेकिन कहा जाता कि कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक दिन इत्तेफाक बस मैं छुट्टी पर आया था, 15 दिन के सीएल छुट्टी पर आया था, दिसंबर महीने की बात है। मेरे घर पर मैं और मेरी मिसेज, हम दोनों थे और बेटी थी। मेरे घर पर मैं जब नाम लूंगा वो 3 पर्सनालिटी का दमदार ताली बजाएंगे आप। मैं तो उस समय उस 2 पर्सनालिटी को नहीं जानता था, लेकिन मेरे चाचा जी के साथ मिस्टर अविनाश कुमार सर एंड मिस्टर अमरेंद्र कुमार काल सर का पदार्पण मेरे घर पर हुआ है ना। इन तीनों प्लान के लिए ऐसा ताली बजाएंगे सर आप लोग, है ना। थैंक यू। इन तीनों आदमी का मेरे घर में पदार्पण हुआ। और चूंकि अविनाश सर स्टेशन मास्टर की नौकरी किया करते थे और मेरे चाचा जी जस्ट ज्वाइन किए थे सेफ शॉप में। मेरे चाचा जी का किराना का दुकान समस्तीपुर में था, तो दुकान को करते हुए सेफ शॉप को कर रहे थे। एक दिन अविनाश सर के साथ ये लोग पहुंचे और अविनाश सर हमें प्लान दिखाने के लिए पहुंचे। और अविनाश सर एक बात बोले कि राजेश जी आपको पता है, परिचय बात हुआ और बोले कि राजेश जी आपको पता है आपके चाचा जी नरेश जी बिजनेस ज्वाइन किए। हम कि बिजनेस तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अब कौन सा बिजनेस ज्वाइन करेंगे वो। फिर वो बोले कि नहीं राजेश जी मैं उस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, एक नया बिजनेस ज्वाइन किए हैं जिसको लोग नौकरी करते हुए कर सकता है। ये देखिए अमरेंद्र कुमार कर्ण जी हैं, एमआर की नौकरी करते हैं, एमआर की नौकरी को करते हुए ये भी व्यापार करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं। मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूं और मैं भी अपनी नौकरी को करते हुए इस काम को कर रहा हूं। आपके चाचा भी दुकान कर रहे हैं और दुकान को करते हुए इस काम को कर रहे हैं। मैं बोला कि कौन सा व्यापार है। फिर जब ये बात बोले तो मैं प्लान सुनने को इनका राजी हो गया। जब प्लान सुना और जैसे इन्होंने बोला कि यहां पर डायमंड बनता है, लोग डायमंड बनने से पहले 50 लाख रुपया कमाता है और डायमंड बनने से पहले लोग विदेश जाता है, कार होता है और वहां से 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना, 1 करोड़ 4 लाख सालाना। तो मैं ऊपर से नीचे तक सर को देखने लगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं आप।
पूरी नौकरी 1 महीना घर छोड़ के बाहर रहते हैं, 1 महीना ड्यूटी करते हैं, तब जाके 35-40 हजार रुपया मिलता है। और आप कहते हैं एक प्रोडक्ट लेके यहां से लाखों का महीना कमाया जा सकता है। मैं सर को बोला कि सर यदि ऐसा होता तो हर कोई ज्वाइन नहीं कर जाता सेफ शॉप में। तो हमको बोले कि राजेश जी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हम बोले ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो सर बोले हमको कि राजेश जी आपको पता है कि सब जिसको बताने चले जाए और वो ज्वाइन करता चला जाएगा तो हर आदमी में अंतर कहां रहेगा, लेकिन जो इस अंतर को समझता है वो एक दिन सफल होता है और 8 लाख का महीना और डायमंड बनता है। मैं बोला कि मुझे विश्वास नहीं है सर। मैं सर को बोला कि सर आप ही लोग करो, लेकिन एक बात मैं और कहता हूं, आप लोग करो लेकिन मैं अपने चाचा जी को भी काम करने नहीं दूंगा। क्यों मैं बोला? क्योंकि ये दर्द भरा रास्ता हम लोग जो कैसे बिताए थे, बाजितपुर से समस्तीपुर जाने का, कैसे हम लोगों ने स्ट्रगल करके अपने जीवन को बढ़ाया था, वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते थे। मैं बोला कि सर आपको तो नौकरी तनख्वाह मिलता है, अमृतकांत सर को तो तनख्वाह मिलता है, लेकिन ये दुकान छोड़ के घर घर घूम के मतलब हमको प्लान देने आए हैं, इसका मतलब और को भी देने जाते होंगे, हाँ या ना? मैं बोला कि आप लोग के चक्कर में इनका दुकान बर्बाद हो जाएगा। मैं बोला कि ना आप लोग करिए, लेकिन मैं इनको नहीं करने दूंगा। मुझे इस सब चीजों पर विश्वास नहीं है। तब इनाज सर हमको एक क्वेश्चन के बारे में बोले, एक क्वेश्चन पूछे, बोले कि राजेश जी आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन एक बात पूछूं आपसे। मैं बोला कि बस पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? फौजी आदमी जैसा मैं आज बात कर रहा हूं ना, वैसा ही बात उस दिन भी कर रहा था, क्योंकि सर लेफ्ट राइट करके दिमाग नहीं होता है फौजी को। सर एक ही बात जानता है, यस तो यस और नो तो नो, बीच का कोई सीक्वेंस नहीं है जीवन में। आपको क्या लगता है इस बिजनेस में डाइवर्ट करने के लिए लोगों नहीं तैयार हुआ क्या? बहुत लोग डाइवर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन डाइवर्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वृक्ष को पानी देने वाले अपलाइन सारे लोग बैठे हुए आगे, है ना, सूखने नहीं दिए। तो सर बताए हमको कि राजेश जी आपको एक क्वेश्चन पूछूं? मैं बोले पूछिए। तो बोले कि आपने राजेश जी कभी सुना है कि डॉक्टर साहब के घर में डॉक्टर साहब पैदा लिए? आप लोग सुने हैं क्या डॉक्टर साहब घर में डॉक्टर साहब पैदा लिए? फिर उन्होंने पूछा कि दूसरा क्वेश्चन, मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कभी राजेश जी सुना है कि एसपी साहब के घर में एसपी साहब पैदा लिए हैं? मैंने बोला नहीं। फिर आपने सुना है कि नेताजी के घर में नेताजी पैदा लिया? मैंने बोला नहीं। फिर एक क्वेश्चन पूछे हमसे, एक बात और आपसे पूछता हूं। बोले बताइए, पूछिए। बोले कि राजेश जी आपने ये सुना है कि नहीं सुना है कि डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बन गया? मैंने बोला कि यस सुनाओ। फिर पूछे एसपी साहब का बेटा एसपी बन गया, आपने सुना है कि नहीं सुना है? बोले कि हाँ सुना है। इंजीनियर साहब का लड़का इंजीनियर बन गया, ये सुना है आपने? बोले सुना है। अब सोचिए, आपने ये नहीं सुना था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर साहब घर में डॉक्टर साहब पैदा लिए, लेकिन ये आपने सुना कि डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ कि जो डॉक्टर साहब के घर में जो बच्चा पैदा लेता है ना, उसकी सोच कुछ अलग होता है, उसका सोच बड़ा होता है। जिस वजह से अपने पिताजी को देखता है कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, उनका जीवन का स्टाइल, लाइफ स्टाइल, रहने का तरीका, पैसा कमाने का तरीका ऐसा है, उसी तरीके से वो बनता चला जाता है, उसी माहौल में पढ़ता है, लिखता है और अपने बाप की तरह डॉक्टर बन जाता है। एक एसपी का बेटा अपने बाप को देखता है कि मेरे पापा लाल बत्ती गाड़ी चलते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है, ऐसे ऐसे माल कमाते हैं, और अपने पिताजी की तरह पढ़ाई लिखाई करके उसी माहौल में रह के वो एसपी बन जाता है। एक किसान का बेटा किसान को देखते हुए कि किसान बाप की तरह कैसे अपने काम को करता है और करके कैसे आमदनी करता है, वो किसान ही बनता चला जाता है। मतलब जो दुनिया में हम देखते हैं उसी तरीके से बनना पसंद करते हैं। यस या नो? वही बनना पसंद करते हैं। सर हमको बोले कि राजेश जी आप भी हम भी उसी परिवार के हैं जिस परिवार में हमें सिखाया गया है कि पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी करना है। हमें भी परिवार में सिखाया गया कि पढ़ लिख के हमें नौकर बनना है, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे में, फौज में, बैंक में, प्राइवेट, सरकारी, कुछ भी करके जीवन को जीना है। इसी का परिणाम है कि मैं रेलवे में हूं, ये अमर जी एमआर है, आपके चाचा जी दुकान चलाते हैं और आप सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे हो। लेकिन यदि आपका सोच बड़ा होता,
आप ये सोचते हैं कि हमें यहां से लाखों महीना कमाना है अपने जीवन में, लेकिन आपका सोच बड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि आप किसान परिवार में थे। आपने ये सोचा कि पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, जो नौकरी मिल जाता है उसको पकड़ ले, इसलिए आपने उस नौकरी को पकड़ा। लेकिन समाज में सर बोले कि सर राजेश जी, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने सोच को बड़ा करके आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। हम बोले कि ऐसा कौन सा लोग है सर जो दुनिया पर राज करता है? तो सर बोले कि राजेश जी, इतना देर से मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपके बात में कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में, कुछ परिवार के बच्चे जो समाज में, उस बच्चे जो उस कॉलेज में जाते हैं और जब वो पढ़ाई करते हैं तो अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम नौकरी के लिए पढ़ने नहीं जा रहे हो, तुम नौकर रखने के लिए पढ़ने जा रहे हो। और उसी कॉलेज में हमारे माँ बाप जब हमको भेजते हैं तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अच्छे नंबर से पास करना, अच्छे नंबर से पास करना, तब तुम्हारा प्लेसमेंट होगा और तब तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिलेगी। अब वो दोनों लड़का, एक जो व्यक्ति जो समाज में, जो एक व्यक्ति जो नौकर बनने का पढ़ाई करता है, वो समाज में कौन होता है? वही अंबानी का परिवार, अडानी का परिवार, टाटा मोटर्स का परिवार, बजाज कंपनी का परिवार, पतंजलि का मालिक, पेप्सी का मालिक। लेकिन एक दिन सब देखेंगे ना, ये सारे लोग भी एक दिन हम लोग जैसे ही आम व्यक्ति थे, लेकिन उसमें से किसी एक व्यक्ति ने संकल्प लिया था कि अपने खानदान का इतिहास बदलना है। यस या नो? किसी एक व्यक्ति ने संकल्प लिया था कुछ साल पहले, चाहे बाप ने ले लिया हो, चाहे दादा ने ले लिया हो, चाहे परदादा ने ले लिया हो, किसी एक ने संकल्प लिया और जिसका परिणाम हुआ कि उस पीढ़ी से वहां से बदलना लोग चालू हुआ और बदलते बदलते आज वो लोग पूरे दुनिया के टॉप 10 में अमीरों की सूची में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? उस परिवार के बच्चे क्या नौकरी करना पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि उस परिवार के बच्चे का दिमाग पहले से ही करोड़ों अरबों का फिट है। लेकिन हम लोग नौकरी करने के लिए आतुर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सपना ही वही दिखाया गया है। अविनाश सर बोले कि राजेश जी, यदि आपका सपना पहले ही लाखों का, करोड़ों का, अरबों का रहता है ना, तो आप कहते कि सर बिजनेस कोई बिजनेस है, इतना तो चुटकी में कमाया जा सकता है। लेकिन आपको ये लाखों का महीना इसलिए नहीं डाइजेस्ट हो रहा है क्योंकि आप लाखों का सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में नहीं है। बहुत कुछ समझाने के बाद, जानते हैं ना, हम तो ठहरे फौजी। मैं बोला कि सर लाख आप जतन कर लो, लेकिन ज्वाइन तो मैं नहीं करूंगा। मैंने इनको बोल दिया कि लाख आप सर प्रयास कर लीजिए, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। नरेश सर कुछ नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि हम जब किसी अपलाइन को किसी एसोसिएट्स के पास लेके जाते हैं प्लान दिखाने, फॉलोअप करने, तो जानते हैं ना लोग अपलाइन को क्या करते हैं? बटन दबा देते हैं, टेप रिकॉर्डर की तरह अपलाइन बोलता रहेगा, डाउनलाइन सुनता है। यस से नो? तो बस अविनाश सर समझाते जा रहे थे, समझाते जा रहे थे। लेकिन आपको बता दो, उस समय तो मैं रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर गया बिजनेस को। लेकिन इस बीच में अविनाश सर बोल दिए हमारे चाचा जी को कि नरेश जी चलिए, आपका ये भतीजा पागल है, ये ज्वाइन वाइन करने वाला नहीं है। हमने बोला कि चलो पिंड छूटा। जैसे ही अविनाश सर लोग हमारे घर से निकले, मैं नरेश सर के पास गया, चाचा जी के घर पर गया। वो बोला कि आप देख लीजिए कौन धंधा कर लिए हैं। मैं विरोध किया कि आप ये कौन धंधा कर लिए हैं। अब ये खुद नए नए मेरी बात से जब मैंने इनको बोला कि देखिए ये सब चक्कर मत पड़िए, सब अविनाश सर, अमर सर है ना, सब लुटिया डुबा देंगे आपका दुकान का, शांति से दुकान कीजिए, हमको नौकरी करने दीजिए और जैसा परिवार चलता है चलने दीजिए। ये सब कुछ सुनने के बाद कुछ समय के लिए ये भी निगेटिव होते थे, लेकिन कहा जाता कि अपलाइन के पास बिजनेस का चाबी होता है। बस ये अपलाइन से मिलते थे, चार्ज हो जाते थे। मालूम है ये इनका काम, मैं जब तक ड्यूटी पर रहता था इनका काम खूब तेज चलता था, और जैसे मैं छुट्टी पे आता था इनका काम धीमा हो जाता था। रीजन क्या था कि बस एक तकरार की विषय हो जाती थी, क्योंकि जब लोग शुरू में ज्वाइन करता है तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है, छोटा मोटा पैसा आता है, तो विश्वास भी छोटा मोटा ही होता है, छोटा मोटा विश्वास होता है। तो मैं कहता था कि अपने आंटी को कहता था कि देखिए आपको पता है, एक दिन तो हद तब हो गई जब अजय सर को मैं अपने दुकान के बाहर खड़ा देखा। अजय सर को याद होगा वो बात, और अजय सर हमको बोले कि राजेश जी
वेलकम, मैं अजय कुमार पंडित फ्रॉम आगरा। बोले मैं नहीं जानता था सर को, फर्स्ट टाइम देखा था, प्लान लेके सुन लिया था। जैसे ही सर बोले और नरेश सर, अमर सर, अविनाश सर के साथ आजाद चौक पर किसी व्यक्ति के यहाँ पत्रकार गली में प्लान दिखाने गए थे। मैं छुट्टी पर आया और जब वहां पर देखा कि अजय सर खड़े हैं तो बोले कि आपके, हमें बोला कि आप कौन सर? तो बोले कि आपके चाचा जी, मैं परिचय दिए, आपके चाचा जी एक जगह गए हैं। जब वहां पर आए इन्होंने भी बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन मैं बोला कि सर 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 प्लीज सर कुछ मत बताइए हमको। अपना बाइक स्टार्ट किए और वहां से मैं चला गया। चले जाने के बाद अजय सर एक दिन हमको फोन पर बहुत समझाने की कोशिश किए कि राजेश जी एक बार करके देखिए आप बिजनेस को। लेकिन आप जानते हैं एक अपलाइन अपने एसोसिएट्स को बिजनेस में ज्वाइन करने के कितना हद तक प्रयास करता है। एक बार की बात है, प्लान देखने के बाद एक दिन मेरे चाचा जी गलती से हमको समस्तीपुर के गोला रोड में ले गए और वहां पर मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सर संध्या होटल में रोके हुए थे और मैं ज्वाइन नहीं था, काउंसलिंग का सेशन चल रहा था। और संध्या होटल में जब मैं गया तो हमको सत्येंद्र सर के सामने रख दिए और जब मैं सत्येंद्र सर गए और अपना चेक दिखाए तो चेक पर तो लगा कि बैंक का मैसेज आया हुआ, ये बात लगा हमको कि बिजनेस में पैसा है। लेकिन जानते हैं ना, एकदम कसम खा के बैठे थे कि ज्वाइन नहीं करेंगे। और वहां से लौटने के आने के बाद भी आपको बताते हैं हम दोनों में 32-36 का आंकड़ा हो गया। अब ये घर के अंदर तो मैं बाहर, ये जहां पर रहेंगे वहां पर मैं नहीं रहूंगा, ये फाइनल हो गया था। यदि कोई सेफ शॉप वाला पहले हमको कोई दिखता था ना तो मैं मेरे मन में ये थिंकिंग था कि बॉर्डर पर गोली बाद में मारो, पहले इसको गोली मारो। ये सोच था, मेरा निगेटिव विचार था इस बिजनेस के प्रति। आपको बताता हूं, अब सोचिए ना जो किस माहौल में काम किए होंगे। मैं जब पर्व त्योहार में छुट्टी पर आता था ना तो मेरे एब्सेंट में मेरे पूरे परिवार का आईडी लग गया था, पूरे परिवार का आईडी लग गया था, सिंगल मेरे को छोड़ के। लोग कहते थे कि पगला है पगला, सब ज्वाइन कर गए, ज्वाइन नहीं करता है ना, ये ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो मैं जब मैं घर के बीच में आता था तो सब लोग सेफ शॉप की बात करते थे और मेरे को जैसे देखते थे सब टॉपिक बदल लेता था। इतना निगेटिव इंसान था मैं बिजनेस के प्रति। लेकिन कहा जाता है कि कुदरत का लीला अपरंपार होता है। जिस चीज से आप प्यार नहीं करना चाहते हैं आपको हर बस देखिएगा उसी से प्यार हो जाएगा आपको, है ना, उसी से हो जाएगा। अभी विजय पाल सर बोले ना कि बाय चॉइस इसमें कोई नहीं आता है, बाय चांस आता है। मैं भी एक दिन, मेरे नरेश सर गए हुए थे विदेश थाईलैंड घूमने। एक दिन गलती से इनके घर पर टीवी स्टैंड पर इनका मैं पासबुक देख लिया। मेरी पटना में पोस्टिंग थी। मैं जब पासबुक देख लिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका पासबुक जब पलट के देखा, जब देखा कि लगभग 92,000 कुछ रुपए का एक महीने का चेक था इनका, उसको देखने के बाद हमको लगा कि बताओ दुकान भी चल रहा है और लोग पैसे भी कमा रहे। और हद तो तब हो गई जब मेरे मोहल्ले के ठीक सामने में अविनाश सर प्लान दिखाने के लिए गए थे। मैं सर को देखा था, मेरे मोहल्ले के लोग ज्वाइन करने लगे और संडे के सेमिनार में इनवाइट करने के लिए चाचा जी तो कहना बंद कर दिए, लेकिन मेरे मोहल्ले वाला कहने लगा कि भाई साहब अमना विहार में चलिएगा। हम समझ गए कि वही फंसाने वाला जगह पे ले जा रहा है। उस समय उस पैसे को देखने के बाद जब मैं देखा कि मेरे मोहल्ले के लोग हमको टोकने लगे, मैं अपने मिसेज को बोला कि एक बात बताओ, चाचा जी पैसा कमाते हैं तुमको लगता है? तो बोले कि आपको लगे ना लगे कि हमको सब दिन से लगता है। तो हम बोले कि पैसा तो मेरे से सब दिन से ज्यादा कमाते हैं, मैं इस सेफ शॉप की बात कर रहा हूं, उसमें क्या लगता है? एक बात ये बस बोली कि देखिए जब मेरी शादी हुई थी ना उस समय मैं नौकरी वाले मेरे हस्बैंड थे, तो हमको लगता था कि अपने घर की महिलाओं में मैं सबसे बेस्ट मैं ही हूं। मेरा अच्छा पहनना लिखना सब कुछ था, लेकिन अब हमसे बेहतर जीवन चाची जी चचा जी का हो गया है, ये देखने से लगता है। ये बोली, हम बोले कि चलो चिंता मत करो, बहुत बड़ा जीवन में काम करके दिखाएंगे। चाचा जी सेफ शॉप से कमा रहे हैं ना, देखना अपने पास भी एक दिन होगा। मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने का प्लानिंग करने लगा, लेकिन ये बोली कि हमको आज यह बात आप क्यों बोल रहे हैं?
तो मैं सारा वाक्य बताया कि मैंने आज चाचा जी का चेक देखा है। देखने के बाद मैं बोला कि ये बोली कि एक बात बताइए, आपको भी तो चाचा जी आए थे कहने के लिए 2013 में कि बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, आप क्यों नहीं ज्वाइन किए, क्यों नहीं ज्वाइन किए आप? मैं बोला कि हमसे नहीं होगा ये बिजनेस। लेकिन इनका चेक देखने के बाद मेरा 50% मन डोल गया था कि बिजनेस को करके देखना चाहिए। आधा गुस्सा मेरा खत्म हो गया था। अब लेकिन अब एक शर्म मेरे मन में आ रहा था कि किस मुंह से कहने जाऊं कि मेरे को ज्वाइन कराओ। सच बात तो यह था कि अब किस मुंह से कहने जाऊं कि मेरे को आप सेप्सो पे ज्वाइन कराओ। फिर मैं ड्यूटी पर तो चलाया, यही फोन करके थाईलैंड से आने के बाद चाचा जी जब लौट के आए यही फोन करके चाचा जी को बोले कि चाचा जी अभी आप इनको फोन कीजिए, ये अभी आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे। फिर ये फोन किए, बोले कि देखो बड़ा नाप शनाप बोलता है, हम उसको फोन नहीं करेंगे, आप कीजिए ना, भी ज्वाइन कर जाएंगे। फिर भी ये बोले कि राजेश ज्वाइन करना है क्या? मैं बोला कि आपका इच्छा है तो करा दीजिए, 13 अभी भी हूं, मेरी इच्छा नहीं है। मैं बोला कि आपकी इच्छा है तो करा दीजिए, तो बोले कि मेरी इच्छा नहीं है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब करना। क्यों? क्योंकि इस बीच में तो इनको बहुत सारे लोग काम करने के लिए मिल गए थे, काम लगातार चल रहा था। अब इच्छा तो थी ही। फिर ये बोले कि देखो राजेश, एक कह रहा हूं कि एक प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर जाओ और देखो बिजनेस में दोनों आदमी मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं बोला कि आता हूं, अगले सप्ताह ज्वाइन करेंगे। आया मैं और एक साथ 3 प्रोडक्ट लेके ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद अपने कैंप में कुछ लोगों को बताया, अपने कैंप में कुछ लोगों को बताया जो बैरक में सोता था पटना के मोइलो के स्टेडियम में। वहां लोग बोला, आजू बाजू वाला को बताया, पहले दाहिना और बाया वाला को बताया, मेरा खाट बीच में रहता था। जैसे उसको प्लान दिखा दिया, अगले दिन से वो खाट बदल लिया अपना। हम बोले कि ये क्या हुआ है? प्लान दिखाने के बाद लोग भाग गया, इस सटेगा कैसे, तो हट गया। अब बताते हैं आपको। मैं देखा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन कंपनी से 2 नया आदमी आया, उसी खाट पर आ गया। मैं बोला कि भाई साहब थोड़ा खाना रात में मेस में खा लेने के बाद आप 5 मिनट मेरे पास समय देना। कुछ आता तो नहीं था, लेकिन जो मन में आया इन्होंने फोल्डर एक प्रगति पथ पकड़ा दिया था, उसी फोल्डर प्रगति पथ पर पन्ना उलट उलट के बता दिए। बताने के बाद वो व्यक्ति भी अगले दिन पता चला कि दूसरे जगह चला गया, वो खाट फिर खाली हो गया। लगभग ऐसे करके 10 लोग को मैंने अपने हेडक्वार्टर में प्लान बता दिया। बताने के बाद सर आपको बताता हूं, जब मैं पीटी परेड करने के लिए जा रहा था ना ऐसे, तो मेरे दाहिने बाएं वाला बोल रहा है कि देखना बीच में करोड़पति दौड़ रहा है, सटे नहीं, चोट लग जाएगा इसको। मेस में खाना खाने के लिए जब मैं गया, मेस में जब खाना खाने जाता था, तो जब मैं हाथ से चावल उठा के रोटी खाता था ना, तो सामने में बैठ के वो आदमी कहता था, वही लोग, कि मिश्रा जी आज आप हाथ से खा रहे हैं कि लगता है कल कांटा चम्मच से खाएंगे। आपको बताते हैं, और इतना शर्मिंदा कर दिया वो लोग ना, न दौड़ने देता था, न ठीक से नहाने देता था, न खाना खाने देता था। अरे हद तो तब हो गया कि मेरा कमांडेंट मेरे को अपने चैम्बर में बुला लिया, और वो कमांडेंट साहब बोलते कह रहे मिश्रा जी सुने हैं, क्योंकि मैं हर हमेशा ऑफिस में नौकरी किया, तो बेचारा हंसी मजाक में ही, भागलपुर के कमांडेंट थे, वो हंसी मजाक में ही हमको बोले कि मिश्रा जी सुने हैं कि आप करोड़ों का रुपया बांट रहे हेडक्वार्टर में। हम कि कौन बताया आपको सर? बोला कह रहे मिश्रा जी फाली पीली का हम भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ रुपया तो हमको भी दे दो आप। वो बोले हमको, हम बोले कि नहीं सर, कोई आपको गलत सूचना दिया है, ऐसा कुछ नहीं। फिर रात भर हम सोचे कि बताओ, ये 10 लोग 11 लोग को बताए, एक भी ज्वाइन नहीं किया, यहां तक कि सीओ सा भी मजाक उड़ा रहे। लास्ट में हमने क्या किया, उस प्रगति पथ फोल्डर को समेट उमेट के अपने काले बक्सा में कंबल के नीचे रख दिया। हम कहे कि पुनः मुझको भवा सेफ शॉप मेरे भाग्य में नहीं है। इसी बीच में शांति दिमाग से अपना नौकरी करने लगा। लेकिन एक दिन हमारे नरेश सर हमसे चाचा जी पूछते हैं कि राजेश तुम्हारा काम क्यों नहीं होता, आपको पता है क्यों? क्योंकि तुम ट्रेनिंग नहीं करते हो, सेमिनार में नहीं जाते हो। तो एक दिन बगैर पूछे शुक्रवार को पटना के हनुमान नगर ट्रेनिंग में मैं चला गया।
हमारे सीओ साहब को पता चला गया कि मिश्रा जी रात में गए ट्रेनिंग करने के लिए, अगले दिन 12 से 2 घंटा दौड़ाया दोपहर में हमको, खाना खिला के दौड़ाया 2 घंटा। बोला क्यों गए थे आप? बस मैं बोला चाचा जी को कि देखिए, बोले कि सीखना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। मैं बोला कि देखिए ले, हम भी सीखियो लिए और हम बिजनेसों कर लिए और हम डायमंड बन गए, आप ही बनिए। क्यों? क्योंकि 32,000 का दर्द भी था, 3 प्रोडक्ट लिए थे। एक तो 2-2.5 साल के बाद ज्वाइन किए, और उसमें भी जब आपको ये सब सिला मिले लोगों के बीच तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? हमने बोला कि नहीं, ये बिजनेस हमसे नहीं होने वाला है। लेकिन उसके ठीक 2-3 महीने के बाद ये मुजफ्फरपुर हमको बुलाए और बोले कि राजेश आजा, मुजफ्फरपुर कार खरीदना है, एक कार की डिलीवरी है। मैंने सोचा कि काम तो कर ही रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोई कार छोटी मोटी अमेज वगैरह लेंगे। लेकिन जब मैं वहां गया और देखा कि ये होंडा सिटी कार में रिबन टेप गुब्बारा लग रहा है, मेरे को आश्चर्य लगा कि बताओ, एक ही घर में दोनों आदमी बिजनेस कर रहे हैं, एक का काम टकाटक चल रहा है और एक का काम कुछ नहीं चल रहा है। मेरे जीवन में क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? कार तो खरीदा गया, लेकिन मन के अंदर में वो कार गड़ गया। आपको बताते हैं गड़ने का मतलब समझते हैं आप? मैं शुरू से बड़ा खराब आदमी हूं। एक बार बताता हूं, एक बार नौकरी करके मैं छुट्टी पर आ रहा था। एक हमारे गांव में मंदिर है, पीठ पर मैं बैग लिए हुए था। गांव घर में जहां मंदिर होते हैं वहां पर ताश का अड्डा ज्यादा हो जाता है। एक आदमी हमको कहता है, क्या ताश खेलते हुए, कर रही कौन छोड़ा जाए छौरे, यही टोन में बोला। तो उसी में से वो लड़का बोलता है, वैशाली जिला वाला भाषा, उसी में से एक लड़का बोलता है, अरे अवधेश भैया के लड़का जाए ये फौज में है। देखिए, वो पापा का नाम लिया, हमको बुरा नहीं लगा, कितना खराब टोन में नाम लगा। लेकिन उससे बड़ा खराब हमको इस बात का लगा कि साला 5 साल से नौकरी कर रहे हैं और आज भी लोग हमको अवधेश भैया के नाम से जानता है। मेरा पहचान कब होगा इस दुनिया में? मैं ये क्वेश्चन घर पर गया, बड़े जोश में तो था, लेकिन गांव वाले ने बीच रास्ता में मूड खराब कर दिया। मैं किसी को नहीं बताया बात, लेकिन आज मैं बोलता हूं आपको। मैं अपने दादाजी से पूछा ये बात, आज जो नहीं है दुनिया से चले गए, उनसे पूछा कि एक बात बताइए दादाजी, आज ऐसे ऐसे बात हुआ है हमारे साथ, ये बताइए मेरा नाम कैसे होगा? तो हमको एक ही बात बोले कि जब तक बाप दादा के होटल में रहेगा तुम्हारा जीवन में कहीं नाम नहीं होगा। क्या बोले हमको? कि जब तक बाप दादा के होटल में रहोगे तुम्हारा नाम कभी नहीं होगा। यदि अपना नाम करना चाहते हो, अपना पहचान बनाओ, अपनी दुनिया बसाओ और देखो कैसे तुम्हारा लोग नाम जानता है, तुम्हें लोग पहचानता है। हमने भी आया और बोला कि नहीं, अब सबसे पहले तो अपना आशियाना बनाना है। पहले लोग आशियाना के बनता है तभी तो नाम होता है। घर बनाया, घर बनाने के बाद सोचा कि अब तो मोहल्ले में नाम होगा। लेकिन उससे हमारी मैडम एक स्कूल में पढ़ाती थी, मैं नौकरी करता था, अपने बेटी के साथ स्कूल में पढ़ाती थी। तो वहां भी मोहल्ले में भी लोग इनके नाम से जानता था कि मैडम के पति है। घर बनाया जो मेरा अपना पहचान हो, लेकिन वहां भी इनके नाम का पहचान बन गया, क्योंकि मैं तो रहता था नहीं घर पर। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि नहीं, यहां भी पहचान नहीं बनेगा। लेकिन द डे विल कम। आज देखिए, आज एक ऐसा दिन आया, आज बिहार के 17-18 जिलों में लोग जानता है, क्योंकि सपना हमने उस दिन देखा था कि लोग हमें जाने पहचाने, और ये आज साकार हुआ। तो सेफ शॉप पे ज्वाइन करने के बाद आपको बता दूं, जिद्दी किस्म का इंसान तो था, कार तो एक खरीद लिए। मैं इनसे कार में ही बोला कि चाचा जी एक बात बताइए, ये कार आपकी है, मैं जानता हूं कि मेरी भी कार है, लेकिन मुझे अपने नाम की चाहिए। मेरे अपने नाम की कार कैसे आएगी, हमें वो रास्ता दिखाइए। तो बोले कि राजेश, तुमको तो बिजनेस सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और सीख लोगे, लोगों को बताओगे, एक दिन तुम्हारा काम जरूर होगा। फिर सर बताते हैं आपको, बड़ा मैंने कठोर डिसीजन लिया। मैं देख लिया कि जब 12-13 साल नौकरी कर लिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब यदि नौकरी में करता रहा तो बिजनेस नहीं होगा हमसे, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी नहीं थी जो मैं नौकरी करते हुए लोगों से मिल पाता, क्योंकि मैं सिविलियन तो था नहीं। लेकिन आज मेरे ही टीम में, चाहे इसी हॉल में ढेर सारे लोग होंगे जो बैठे होंगे, जो नौकरी कर रहे होंगे और नौकरी करते हुए व्यापार कर रहे होंगे। फिर मैंने बहुत कठोर डिसीजन लिया, अपने जॉब को छोड़ने का डिसीजन लिया,
और जॉब को छोड़ के फुल टाइम इस शेप्स ऑफ इंडस्ट्री करने का डिसीजन लिया। फुल टाइम नौकरी जब छोड़ा, आपको क्या लगता है सब खुश थे क्या? मेरे पिताजी बात करना बंद कर दिए, टेढ़े मुंह बात करते थे। मेरे सासू माता तो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन फादर इन लॉ को भी तकलीफ था। किसी गुप्त सूत्रों से मालूम हुआ हमें, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि 2006 में ले दे के शादी किए थे और दामाद एक बैग से नकारा हो जाए तो किसी को तकलीफ होगा, किसी को तकलीफ होगा। लेकिन बोल कैसे सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो वही किए थे। इनको अपने चुनाव पर ही गलत डिसीजन होता कि मैंने गलत चुनाव किया, मन मार के रहते थे। आपको बताते हैं बिजनेस तो मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जब सोचा कि लगातार काम करूं, सफलता लेना है, मेरे चाचा जी का लगातार दनादन चेक बन रहा था। अविनाश सर डायमंड बन गए, अजय सर पहले ही बन गए, ढेर सारा समस्तीपुर में कतार लगा हुआ था डायमंड बनने का। हम कहे कि सबका काम होता है, मेरा नहीं होता है। फिर हमको अविनाश नरेश सर क्या किए, अविनाश सर के पास लेके गए और बोले कि राजेश जी सबसे पहले आपको काम करना सीखना पड़ेगा। बोले क्या? तो बोले को प्लान देना सीखना पड़ेगा कि प्लान कैसे बिजनेस में दिया जाता है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। मैं किसी को ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बना। बस एक दिन अविनाश सर बोले कि आप मेरे को प्लान बताओ राजेश जी, मैं आपको बताता हूं कि आप प्लान कैसा देते हो, लोग आपके साथ क्यों नहीं ज्वाइन करता है। मैं कोटा मोपा जैसा है बता दिया, लेकिन बहुत सर अनुभवी लोग मेरी बात को रिकॉर्ड कर लिए। हमको बोले कि राजेश जी आप जिस अंदाज में प्लान दिखाते हो ना, अरे आदमी क्या जानवर भी ज्वाइन नहीं करेगा, और अब डायमंड बनने चले हो। फिर बोले कि सर क्या करूं? हमारे नरेश सर बोले कि सर मैं तो इसका चाचा ठहरा, देखिए नौकरी से आ गया है और सेप्सो पे भी इसका काम नहीं चल रहा है। एक दिन ये दाग मेरे पर आएगा कि चोट्टा नौकरी छोड़ दिया, कुछ नहीं कर पाएगा, तो भैया क्या बोलेंगे हम। नतीजा क्या हुआ? अविनाश सर हम बोले कि राजेश जी आप आज जाइए और अपने घर पर इस प्लान का 20 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और देखिए कल आप सुबह मेरे पास फिर आइएगा और जितना बार आप प्लान का प्रैक्टिस कीजिएगा उसका रिकॉर्डिंग कीजिएगा मोबाइल में। मैं गया, 10-15 बार पत्नी को, 2-3 बार बेटी को, सबको ठंडा महीना बताया, बेड पर सोया हुआ, लेकिन अपने प्लान का बात माना कि हमको इस बिजनेस का जो बोले कि 20 बार आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करके प्लान सीख के फिर गया इनके पास, और फिर सर दोनों आदमी बैठे और इनको मैं प्लान सिखाया, समस्तीपुर में प्लान बताया कि सर बताइए अब मैं कैसा बताता हूं। फिर रिकॉर्डिंग कर लिए, फिर बोले दोनों भेजे हमको और बोले कि हेडफोन लगा के सुनिएगा कि आप कल जो आए थे कैसा बताए और आज आके कैसा बताए। अब बोले कि राजेश जी आप जाके उन सब लोग को प्लान बता दीजिए जो आपको लगता है कि ज्वाइन नहीं करेगा। मैं गया और अपने जितने रिलेशन वाले थे वह प्लान दिखा दिए, जाके चुन चुन के लोगों को प्लान बताओ जो ज्वाइन नहीं करेगा। मैं चला गया प्लान बताने के लिए, अपने रिलेशन में कुछ लोग को प्लान बताया, अपने दोस्तों को फिर से ट्राई किया, लेकिन एक भी ज्वाइन नहीं किया। फिर सर की कृपा, एक मित्र के सर के माध्यम से ही एक लेख तो मेरा मुजफ्फरपुर में कुछ लोग सर ज्वाइन करवाए थे, स्टेशन मास्टर साहब लोग को। अब हमको बोले कि ये लोग प्लानिंग किए अविनाश सर के साथ और नरेश सर लोग, अमर सर लोग, कि राजेश जी को मुजफ्फरपुर से अब काम सीख ले, इनको दूसरे लेके लिए हाजीपुर भेजो। फिर नरेश सर लोग कैसे कैसे दिमाग लगा के मुझको हाजीपुर काम करने के लिए भेजे। हाजीपुर में गया काम करने के लिए, वहां मैं एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद दिल्ली में जाता था, हाजीपुर दिल्ली, वहां लोग सर्च करते थे, जिसके दरवाजे पर मैं 7 बजे सुबह पहुंच जाता था और कहता था कि मैं आपके पास समस्तीपुर से आया हूं, तो कहता था कि बताओ ये व्यक्ति चलता कब होगा समस्तीपुर से ट्रेन से, और 7 बजे मेरे दरवाजे पर प्लान दिखाने के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि भूख मेरे अंदर थी, सफलता हमें चाहिए था। बस लगातार चलते थे। जब वहां पर 10-20 लोग का कारवा बन गया, टीम बन गया, तो अविनाश सर हमको बोले कि राजेश जी ऐसे भाग दौड़ करने से आपका टीम नहीं बनेगा, आपको शहर में रुकना पड़ेगा। हम बोले रुकना पड़ेगा? 13 साल तो सीआरपीएफ में बाहर रुके, अब फिर कह रहे रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा तो हमको एक बड़ा मार्केबल बात बोले कि आप सीआरपीएफ पे कितना महीना घर आते थे? 3 महीना। तो बोले कि आपको इजाजत देता हूं कि हर महीना में आप 10 दिन घर रहना, लेकिन 20 दिन आप हाजीपुर रहना। महीना में यदि 2 बार घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमकी कोई दिक्कत नहीं।
आपको बता दे, सर के बात पर ही मैं फिर से एक बार एक डेरा लिया, रूम लिया, और रूम लेने के बाद वहीं पर रह के काम करना चालू किया। और काम करने के बाद लगातार प्लान दिखाया, दिखाते दिखाते आपको क्या लगता है कि प्लान दिखाता गया और लोग ज्वाइन करता गया क्या कि नहीं? अरे लोगों ने चुन चुन के मारा। लोग कहते हैं कि लोग जब सफल होता है तो इंसान कहता है कि आज उसके पास ये है, आज उसके पास ये है, आज उसका ऐसा चमक है, लेकिन उस चमक के पीछे कितना उसका परत उखाड़ा गया है ना, उस व्यक्ति का ही दिमाग जानता है, उस इंसान ही जानता है। जब मैं हाजीपुर गया था तो नौकरी छोड़ दिया था, तनख्वाह बंद, सब कुछ खत्म, परिवार बच्चे थे, लायबिलिटी था। 800 रुपये का कमरा लिया था, एस्बेस्टस का रूम लिया था, और वहां पर भी गया तो एक व्यक्ति हमको बंदा कहता है कि देखो भाई, सब जगह काम करना, हाजीपुर में काम मत करना। हमको लोग बोला कि सब जगह काम करना, हाजीपुर में काम मत करना, क्योंकि यहां पर मरा हुआ मुर्दा जमीन है, यहां पर कुछ नहीं होगा। हम बोले कि तू बोल लिया सो बोल लिया, आज के बाद मत बोलना, हम इस मुर्दा जमीन को एक दिन जिंदा करके दिखाएंगे, जिंदा करके दिखाएंगे। 800 रुपए का कमरा लेके हाजीपुर में गए रहने के लिए, फर्श पर सोते थे, एस्बेस्टस का रूम लिया। क्यों? क्योंकि उस समय इतना पैसा नहीं था कि 2000-3000 का कमरा लेते। एक उसमें एक पंखा भी ऐसा दिया था मकान मालिक, जिसको आप गिन सकते हैं कि 1 मिनट में कितना बार चलता है वो। उस पंखे में रात भर जगते थे, और एक लॉज के रूम में, लॉज का रूम जैसा होता है ना, वैसे ही रूम में रहते थे, बाथरूम जाते थे और जल्दी उठ के नहा लेते थे विद्यार्थी की तरह, कि बस 4 बजे उठ के। क्यों 4 बजे उठते थे? क्योंकि गर्मी से नींद नहीं आता था। इनको फोन करते थे तो ये आराम से बच्चों के साथ सोए हुआ करते थे। इनको बोलते थे कि 1 बजे रात फोन किए, अरे क्या करें, नींद नहीं आ रहा है गर्मी से। 5 महीना उस रूम में रहे, लेकिन जब पूरी बड़ी गर्मी का मौसम आया तो बोले कि आप रूम बदल लीजिए, थोड़ा सा यहाँ तकलीफ कर लेंगे हम, लेकिन आपको जॉन्डिस हो जाएगा, गर्मी में मर जाएगा, रात भर जगे रहेगा तो क्या होगा। फिर रूम बदले। रूम बदलने के बाद जब काम चालू हुआ, तकलीफ बढ़ता जा रहा था। आपको बता दे, कुदरत का लीला, मात्र 20 लोग का टीम बना था हाजीपुर में। पहली बार सर से लड़ाई किए कि सर हमें हाजीपुर में अकेला काम करना है, हमको एक मौका दीजिए, हमें अपना सेमिनार स्टार्ट करना है। उस समय हमारी मैडम, हमारे अविनाश सर की मैडम साथ थी। सब लोग विरोध किए कि नहीं, आपको अभी एक अकेला काम नहीं करना है, आप जहां संगठित है वहीं कीजिए। लेकिन कुदरत का खेला देखिए, सर के बात पर सब कुछ तय हो गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि लोग कहते हैं कि भगवान परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा कैसे लेते हैं, सब कुछ छोड़ के हम तो भिड़े हुए थे। हॉल ठीक हो गया, टिकट प्रिंट हो गया, सर के यहां से मैं टिकट ले आया। लेकिन फंक्शन से 10 दिन पहले ये जो मेरा बेटा को देख रहे थे आप, हॉस्पिटल में इनके डिलीवरी का टाइम हुआ, ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके पड़ी हुई, और बेटा जीवन और मौत से लड़ रहा था आईसीयू में। मैं हॉस्पिटल में था और हाजीपुर प्रोग्राम ठाना हुआ था, और इत्तेफाक बस उस डेट में 19 फरवरी 2017 को 2 प्रोग्राम था समझते हाजीपुर में। एक प्रोग्राम में अजय सर थे और एक प्रोग्राम में अविनाश सर थे। लेकिन जब उस हॉस्पिटल में 10-12 दिन टिकट प्रमोशन का बचा हुआ था, हॉस्पिटल में मैडम एक अलग हॉस्पिटल में बैठा, लेकिन टिकट प्रमोशन में लेट हो रहा था। तो हमारे यही के सीनियर हैं, ये सारे लोग कह रहे थे कि राजेश जी, सर टिकट कब मिलेगा, टिकट कब मिलेगा। तो अमर सर और नरेश सर हॉस्पिटल में हमसे मिलने के लिए आए। मैं बोला कि सर आप जा रहे हो, हमें भी ले चलो, आपसे टिकट कोई लेगा नहीं। तो अविनाश अमर सर बोले कि राजेश जी आप मत जाओ, आपका अभी ये स्थिति है, आप यहीं पे रहो, हम नरेश जी जाते हैं, प्रमोशन करके आते हैं। लेकिन मैं नहीं माना, इनको हॉस्पिटल में छोड़ के और हाजीपुर में जाके लोगों के साथ टिकट प्रमोशन किया। उस हालात में लोग कहता है कि कुर्बानी नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बच्चा मेरा और एक्सपायर कर गया था। मैं देखा कि मैं यहाँ पर रह लूंगा तो क्या कर लूंगा, लेकिन यदि एक बार टीम गड़बड़ा गया, साला फिर ये रोड पर ही बंदा आ जाएगा। ये परीक्षा मेरा भगवान लिए थे। उसके बाद आपको बता दूं, प्रमोशन करने के लिए गया, लौटने के बाद यही सासू माता है, इनसे मैं परमिशन लेने के लिए गया। बोला कि हाजीपुर जाऊं, रोते बोले कि जाइए आप। हम बोले कि नहीं, यदि जाएंगे ना
देखना एक भी लड़का टिकट प्रमोशन नहीं करेगा और फिर से हमको वापस सिर्फ सब छोड़ना पड़ेगा। हमारी सासू माता बोली कि मेहमान आपको समझ में नहीं आता है, क्या हालत है खुशबू का, और आप हाजीपुर जा रहे हैं। उनको याद हो ना हो लेकिन हमें याद है। और जाके प्रमोशन किए और हाजीपुर में उस स्थिति में भी इनको छोड़े। अमर सर, अविनाश सर फिर पटना चले गए, अमर सर, नरेश सर, मानव दरिया की टीम पर प्रमोशन करने, और वहां से लगातार प्रमोशन करके प्रोग्राम कराए। अरे सर 20 लोग के टीम में 450 लोग का प्रोग्राम कराए थे हाजीपुर में, 450 लोग का प्रोग्राम कराए थे। बहुत सारे लोग को लगता है क्या कि थोड़ा सा काम करने चले हैं, तकलीफ होता है कि कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि जब बहुत बड़ा टीम बनाना है, बहुत बड़े मंजिल पर जाना है, बहुत बड़े ऊंचाई पर जाना है, तो आपको संघर्ष तकलीफ उतना ही बड़ा गौर देने वाले हैं। आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ लेंगे तभी बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है ना। काम करना स्टार्ट किए, काम होता चला गया। आपको बता दे, लोग कहता है कि उसके बाद काम नहीं होता है। अरे सर, अविनाश सर गवाह है, आज ही मेरे व्हाट्सएप पर उनका रिपोर्ट है। एक सप्ताह का 150 डीडी भेजता था हाजीपुर से, 150 डीडी भेजता था। इतना काम होने लगा उस फंक्शन के बाद, और लगातार काम होता चला गया। और काम करने के बाद जब प्लान का दौर चला, हर एक व्यक्ति ने तो इतना गंदा बात बोला ना, बोला कि भाई साहब ये कौन सा काम कर लिए आप, ये कौन सा काम कर लिए आप, ये कोई काम है, इससे कोई पैसा कमाता है, इस काम से तो अच्छा था कि आप स्टेशन पर चले जाते। लोगों ने ये बोला। मैं बड़ा उदास था कि क्या करूं ना करूं, लेकिन जब काम नहीं चल रहा था, हमारे रिलेशन के एक व्यक्ति हमारे घर पर आए समस्तीपुर में, और हमारी वाइफ से पूछते हैं कि खुशबू, मेहमान नौकरी छोड़ के चले आए, तुमको तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, कोई आदमी आके इनके मायके पक्ष का बात बोले। आज मैं बोल रहा हूं, बड़ा हमको तकलीफ हुआ है। रोती रही, बोले कि बताइए ना, आके लोग ऐसे बोला है। हमने बोला कि नहीं, साला मर्द का बच्चा है, करके तो दिखाएंगे, सेब सब पे काम करके तो दिखाएंगे। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन सब लोग को तगड़ा जवाब देंगे जो मजाक उड़ाते थे। उन लोग को जरूर जवाब देके दिखाएंगे कि लोग कहते थे कि पागल बना फिरेगा, नौकरी छोड़ के आया, कुछ नहीं करेगा जीवन में। लेकिन आपको बता दूं कि ये भी रोते थे, ये भी परेशान रहते थे, चेक नहीं बनता था, हम भी परेशान रहते थे। लेकिन उस कुदरत की लीला, उस परमपिता परमेश्वर, उस डिवाइन पावर को हम थैंक्स कहते हैं कि ये बंदा जो लोग रोड पर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस परमपिता परमेश्वर, उस भगवान ने मात्र 18 महीने में जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर चलता था, वो कहां से मिला था? ससुराल से मिला था। लेकिन अपने 10 लाख के कार का मालिक बन गया 1.5 साल में, सेम शॉप से। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू। जिंदगी की यही रीत है। 1.5 साल में 10 लाख के कार का मालिक बना। लगातार सर लोग विदेश जा रहे थे। मैं बोला कि सर मेरा भी नंबर कभी आएगा जाने का? बोले कि बिल्कुल आएगा राजेश जी, आप थोड़ा चलिए तो सही, करिए तो सही। और देखिए, वहां से लगातार काम करते गए। अभी तक 10 यूरोप कंट्री की यात्रा कर चुके हैं सर लोग के आशीर्वाद से। आज समस्तीपुर में आज शानदार 1 करोड़ का मकान है। 1 करोड़ का मकान। लोग कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते। अभी ठीक आज से 3 महीना पहले मेरे ऊपर का मकान कंप्लीट हुआ है समस्तीपुर में। एक दिन हम अपने वाइफ से पूछ रहे थे, चाचा चाची जी लोग आए थे, सब लोग पूजा में, मैं इनसे पूछा आपको विश्वास था कि ऐसा मकान आपका बनेगा? बोले कि नहीं। हम कि विश्वास करो, ये सिस्टम है और अपलाइन लोग हैं। एक दिन जो सर के पास है, एक दिन सब कुछ अपने पास भी आएगा, अपने पास भी आएगा। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है। सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। थैंक यू। रिक्वेस्ट है, थोड़ी कुछ गाड़ियां और हैं, थोड़ा
तो इस बिजनेस में जब आप ज्वाइन किए हैं ना, आप आए हैं, इतना दर्द सह के आज इस डायमंड को लेवल पर लिए हैं। लेकिन जब चलने की शुरुआत किए थे तो सोचिए जो हम किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किए थे। मैंने पहले ही बोला ना आप लोग को कि कोई यदि व्यक्ति कहता था सेफ सब पे ज्वाइन करने के लिए, पहले कहते थे पहले दुश्मन को गोली बाद में मारो, पहले सेफ सबको मारो। लेकिन आज मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि साला सामने में किसी को लाकर रख दो, ज्वाइन नहीं करा दी तो मेरा नाम नहीं राजेश रंजन मिश्रा, ज्वाइन नहीं करा दिए तो मेरा नाम नहीं। कहा जाता है कि जीवन में जब आप कोई गोल लेते हैं, जब कोई आप एक लक्ष्य लेते हैं और जब आपके साथ अपलाइन होता है। नरेश सर मेरे घर के थे, ये हमको बार बार बोलते थे अविनाश सर को कि सर राजेश को थोड़ा आप संभालिएगा, हम तो घर के आदमी है। मेरे बात को काट भी देता है, नजरअंदाज कर देता है। लेकिन थैंक्स नरेश सर, अमर सर और अविनाश सर, पूरा सुपरविजन नरेश सर के सुपरविजन में मैंने काम किया। क्योंकि कहा जाता है कि बिजनेस में अपलाइन ही सब कुछ होता है। अपलाइन इज द लाइफ लाइन, अपलाइन नेविगेटर होता है। कोई ये व्यक्ति सोचते हैं कि मैं अगर अपलाइन के इस सिस्टम में सफल हो जाऊंगा, मैं डायमंड बन जाऊंगा, मैं टारगेट फाइट कर जाऊंगा, मेरे पास ये हो जाएगा और सिस्टम पे नहीं चल के मेरे पास बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता है। आज यदि इस लेवल तक हम पहुंचे हैं, उसे मेरे अपलाइन और मेरे मेंटर्स लोग का बहुत बड़ा हाथ है। आज यदि कहा जाता है कि अभी मैं बताता हूं एमरल्ड लेवल, रूबी लेवल पर एक समय ऐसा आया था कि लगा था कि बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, इस लेवल पे बता रहा हूं। लेकिन टूट से गए थे हम। मेरे नेटवर्क में एक बार तूफान सा आ गया था। मैं अपने वाइफ से, नरेश सर से रोते हुए बोला कि बताइए इतना मेहनत किए और फिर से एक बार जीरो। अजय सर एक दिन हमको पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में समझाए कि राजेश जी विश्वास करो, आपका एक दिन काम होगा। फिर मैं अविनाश सर के डेरा पर जाके पटना में बड़ा चिंतित था, यह भी समझाए। लेकिन उस दिन इत्तेफाक बस रात में सत्येंद्र सर का फोन आ गया मेरे मोबाइल पर और लगभग 2 घंटा समझाए हमको माधव सर वाली बात। बोले कि राजेश जी, जो व्यक्ति इस दौर में, जो इस दौर से गुजरता है, एक दिन वही यूनिवर्सल काउंट एम्बेसडर बनता है। आप भी बनोगे यूनिवर्सल काउंट एम्बेसडर। विश्वास करो, जब आपके पास एक भी टीम नहीं था तो आप काम कर गए। अरे आपके पास आज बहुत फौज है, कुछ गड़बड़ सरबड़ भी हुआ है तो चिंता मत करो, देखना एक दिन पूरा कायनात आपके साथ खड़ा होगा। तो जब तक अपलाइन आपके साथ नहीं है तब तक आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और यदि अपलाइन और सिस्टम आपके साथ है, दुनिया के हर बुलंदी तक हम पहुंच सकते हैं। इस अपलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा। तैयार है करने के लिए? तैयार है? अपलाइन बोले यस तो यस, अपलाइन बोले नो तो नो, अपलाइन बोले यस सर तो बोले यस सर, जी सर तो जी सर। कहा जाता है कि देखिए जीवन में कोई भी सफलता का 2 ही पहलू है, 2 ही पहलू है सफलता का। या तो जीतने का जिद कर लीजिए या तो हटने का जिद कर लीजिए। क्या करने का जिद करना है? या तो जीतने का जिद कर लीजिए या तो हटने का जिद कर लीजिए। अब देखिए कि हमारे हटने से मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और जीतने के जिद करने से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह डिसीजन आपको लेना है। तैयार है? हमें कौन सा जिद करना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जीतने का जिद करना है। और जब मेरे जैसा इंसान जिसको कोई पहचानता नहीं था, जिसका कोई सर्कल नहीं था, अरे गिफ्ट में मिले हुए सर्कल से मैं डायमंड बना हूं। कैसे मिले हुए सर्कल से? गिफ्ट में किसी ने ले लिया मेरे लेग में कि ले ले तू ले ले के आदमी को, वैसे व्यक्ति से मैं डायमंड बना हूं। आपके पास तो आदमी का भंडार है, बस आपको चलने का एक संकल्प लेना पड़ेगा। तैयार है इसके लिए? जीवन में चाहते हैं सब कुछ हो? सब लोग बोलिए एक साथ, चाहते हैं? तो आज से बदल के दिखाएंगे। तकलीफ आएगा लेकिन लड़ना पड़ेगा। मैं भी लड़ा हूं, मैं भी तड़पा हूं। लोग हमें भी कटोरा पकड़ाया है। क्या पकड़ाया है? कटोरा। आपको भी लोग अनाप शनाप बोलेगा, सगे संबंधी आपका भी तिरस्कार करेंगे। लेकिन एक दिन नरेश सर की तरह, जब नरेश सर का जब सफलता देखा तो मैं ज्वाइन किया कि नहीं किया? आप भी लड़िए दुनिया से, आप भी टकराइए, लगातार काम कीजिए। आपकी सफलता को देखने के बाद
आपके सभी संबंधी आपसे पूछ कर ज्वाइन करने आएंगे, पूछ के ज्वाइन करने आएंगे। लेकिन यदि आप ही हार मान जाएंगे, आप ही हार मान जाएंगे, तो कोई नहीं आएगा। बोलेंगे लोग कि बोले थे ना कुछ नहीं होगा, खाली पीली में 2-4 साल भटका तुम, लोग बोलेंगे। लेकिन यदि दुनिया के सामने अड़ गए और कह दे, मन में ठान लेंगे कि कुछ भी हो, साला मरने से पहले तो एक बार डायमंड बन के जरूर दिखाएंगे। तैयार है इसके लिए? तैयार है इसके लिए? तैयार है? आग लगा देंगे अपने अपने शहर में जाके। सर लोग को वादा कर दे कि सर ये टीम तूफान करा करके दिखाएगा। सब लोग हाथ उठाइए ऊपर, सब लोग हाथ, दोनों हाथ ऊपर, और एक बार जोर से उद्घोष कीजिए कि यस सर, तूफान करा करके दिखाएंगे। जय जयकारा होगा। संकल्प लेके चलते हैं, तो चलिए सभी लोग हाथ बांध के दमदार आवाज में इतना जोर से सीटी हल्ला बोल बजाना और यस सर बोलना है कि छत का लाइट भी 2-4 को टूट जाना चाहिए आज। तैयार है इसके लिए? विश्वास कीजिए। वो ऊपर वाला शंखनाद कर, हम लोग शंखनाद कर रहे हैं, ऊपर वाला हो सकता है सत्येंद्र सर के भाषा में कहने के लिए तथास्तु करने के लिए बैठा हो। तथास्तु तथास्तु, आज जो बोलेंगे आपके साथ वही होगा। तैयार है इसके लिए? तो चलिए बोल के बोलिए हमारे साथ कि मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। आवाज बढ़ाइए, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। चलिए, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड गो डायमंड। थैंक यू। हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव।